साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद खंडूरी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए हैं और उत्तराखंड राज्य इस समय रजत जयंती मना रहा है। और हम उस पौड़ी में हैं जिस पौड़ी से उत्तराखंड आंदोलन की अलग जगी थी। और इस समय मेरे साथ जो है नमन चंदोला जी हैं। नमन चंदोला जी लगातार 13 सालों से आंदोलनों पे शामिल रहे हैं और उत्तराखंड राज्य की समस्याओं पर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। स्वागत है नमन जी आपका हिमालय प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन जी, एक तरफ उत्तराखंड राज्य अपने 25 साल पूरे कर रहा है और रजत जयंती समारोह उत्तराखंड सरकार मनाने जा रही है। आपसे सीधा सवाल ये है कि किन 25 सालों में जिस अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य बना था, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, क्योंकि आपने सीधा सवाल पूछा तो मैं इसका घुमा फिरा कर जवाब नहीं दूंगा। मैं सीधा सीधा यही कहूँगा कि जिन आकांक्षाओं के साथ इस राज्य के उन आंदोलनकारियों ने इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाया, उन तमाम शहीदों की शहादत को लेकर जिस तरह से सभी लोग आगे बढ़े थे, वो कहीं ना कहीं वो जो संदेश था, वो जो विकास था और वो जो जुड़ाव था इस उत्तराखंड प्रदेश का, वो अपने मूल अस्तित्व में अभी तक नहीं आ पाया है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। और ये सिर्फ सरकार के ऊपर ही सवाल नहीं है, ये हम लोगों के ऊपर भी सवाल है और उन तमाम जनपक्ष की बात करने वालों के ऊपर भी सवाल है कि क्यों आखिर इस प्रदेश की, जब हम रजत जयंती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 25 साल होने जा रहे हैं, उसके बावजूद आज भी हम जिस विकास को लेकर इस उत्तराखंड की मांग को किया गया था, इस उत्तराखंड को की नींव को रखा गया था, आखिर हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। तो ये हम सब से भी एक नैसर्गिक सवाल है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं हिमालय प्लस के उन तमाम व्यूअर्स का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर हम इन 25 सालों में आगे अब इस संकल्प को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज पत्रकारिता के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता कहीं ना कहीं उस पर भी हमला हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी ज़रूर उतना ही महत्व है जितना महत्व हमारा है कि जनता की आवाज़ को उठाना, विकास के उन पहलुओं को छूना। और जिस प्रदेश की मांग को लेकर 40 से ज़्यादा शहादतें हुई थी, आखिर उस प्रदेश में अभी तक मूलभूत सुविधाओं का विकास भी ना हो पाना, इन सब को लेकर सवाल भी ज़रूर उठने चाहिए। नमन जी, क्योंकि हम उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र था और लगातार इसे लड़ाई लड़ी गई थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, वो पहुंच नहीं पाती हैं। और इसी अवधारणा से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड की। क्या लगता है आपको, अवधारणाएं किस प्रकार से आज वो व्यवस्थाएं, उस सुविधाएं क्या उत्तराखंड को मिल पाई? देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग होने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं का संरक्षण, हमारा जो मूलभूत विकास पहाड़ों में कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाता था, उस विकास को पहाड़ के उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां अंतिम व्यक्ति निवास करता है। लेकिन अपनी संस्कृति, सभ्यता और हमारे जो लोक हैं, यानी कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो लोकगीत हैं, हमारी जो लोक कलाएँ हैं, उनका संरक्षण करने के बजाय आज देखिए जिस राज्य में छठ पूजा को एक राजकीय अवकाश घोषित किया जा रहा है, और लंबे समय से आप देखिए कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय से ही छठ पूजा को एक राजकीय अवकाश घोषित किया गया है, और उसमें कभी भी कोई कटाव या उसको हटाने का कोई भी साहस हमारी सरकारें नहीं उठा पा रही इस प्रदेश के अंदर, जहां इगास को राजकीय अवकाश घोषित करवाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा हो, इगास को राजकीय पर्व घोषित करवाने के लिए भी जिस प्रदेश के उन वृद्धों को, उन मातृशक्तियों को और आंदोलनकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि हम इन 25 सालों में उस विकास की ओर आगे बढ़े हैं या नहीं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो आपने सवाल पूछा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को लेकर तो यहाँ कभी भी सवाल नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समय भी हमारे लोग सिविल सर्विसेज में, स्वास्थ्य में आप देखेंगे तमाम डॉक्टर उस समय के और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग पहाड़ों से निकल कर आए थे। और शिक्षा, क्योंकि ये इंसान के अंदर नैसर्गिक होती है, तो पहाड़ों के अंदर शिक्षा को लेकर तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि, क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि मेधावी जो निकल रहे हैं वो प्लेन्स की बजाय पहाड़ों से ज़्यादा निकल रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, आज हालात उससे भी बदतर है। आप इसको लेकर आप मुझसे पूछिए, आप तमाम इस पौड़ी के लोगों से आप बात कीजिए, आप इस पूरे गढ़वाल क्षेत्र की रेंज में आप
जन सरोकार जुड़े लोगों से बात करेंगे तो आप यही पाएंगे, स्वास्थ्य में हम कहीं ना कहीं नीचे आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के समय भी 7-7, 8-8 सर्जन यहाँ पर हुआ करते थे, 15-15, 20-20 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती जिला अस्पताल में हुआ करती थी। और जिला अस्पताल पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय होने के साथ साथ ही पूरे गढ़वाल मंडल के आसपास के लोग पौड़ी आते थे। यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया था, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से भी लोग इलाज कराने के लिए पौड़ी आते थे। लेकिन आज स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हमने इन 13 सालों में जब संघर्ष किया तो यही देखा कि यहाँ जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की स्थिति खराब थी, सिटी स्कैन मशीन की स्थिति खराब थी, ब्लड बैंक रिन्यूअल तक नहीं हो पाया था। वो जाकर हमने संघर्ष करा कर उनको किया, लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो वो सुविधाएं हैं जो सरकार को देनी चाहिए थी। और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इनिशिएटिव लेते हुए कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि इन 25 सालों में जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए था वैसा हमें मिला नहीं, हमें वैसा माहौल मिला नहीं, जिसका खामियाजा आज भी इस प्रदेश और पौड़ी की जनता भुगत रही है। अगर पौड़ी की बात करें, इस समय हम पौड़ी में बैठे हैं, तो इन 25 सालों में पौड़ी ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, अगर आप विशेष सिर्फ पौड़ी की बात करेंगे तो राज्य निर्माण में पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है कि पौड़ी की अग्रणी भूमिका रही। और इन 25 सालों में पौड़ी ने सिर्फ खोया ही खोया है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे ठीक पीछे की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी उत्तर प्रदेश के समय की थी। ये जो आप गांधी पार्क देख रहे हैं ये भी काफ़ी पहले बन चुका था। लेकिन इन 25 सालों में पौड़ी से पलायन से लेकर स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में हमने केवल नुकसान ही झेला है। जिस गांधी पार्क में इस समय हम बैठे हैं, एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के अतिक्रमण के कारण ये पार्क इतना बदहाल था कि यहाँ सड़ी गली चीज़ें और नालियाँ, कीचड़ वगैरह हुआ करता था। हमारे संघर्ष की देन रही कि आज आप इस पार्क में बैठ सकते हैं। हम देखिए, ये मेरा सौभाग्य भी है कि इस पार्क में बैठकर आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये पौड़ी की जनता को इन 25 सालों में मैं यही दे पाया हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पौड़ी बहुत पिछड़ा है और इसके सीधे से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं इसमें जनता भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक आप एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे जो जनता के लिए लड़ता हो, संघर्षशील रहा हो और हाईकमान से आया हुआ या फिर थोपा हुआ कोई प्रत्याशी हो, या फिर जिसे सिर्फ अपने घमंड और अपने पैसों के दम पर राज करना हो, तो फिर पौड़ी कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में पौड़ी की जनता जागेगी, पौड़ी के युवा जागेंगे और पौड़ी ज़रूर जिस समृद्ध इस देश की बात हो रही है, राष्ट्रीय फलक पर पौड़ी को ले जाने की बात हो रही है, तो ज़रूर वो दिन आएगा जब पौड़ी एक बार फिर से विश्व धरोहर की तरह पहचाना जाएगा। जी, तो ये थे मेरे साथ नमन चंदोला। उनके विचार आपने सुने होंगे कि रजत जयंती समारोह हम मना तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रदेश की क्या स्थिति है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। और निश्चित बात है, कुछ सवालों को लेकर अभी आप लोगों के पास भी हम आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।